हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 के लिए सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में आपको दोस्तों 150 प्रश्न मिलेंगे, वो भी अलग अलग पार्ट में। दोस्तों, हूबहू आपको ऐसा ही रिट लेवल 2 एसएसटी का पेपर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है और अपनी तैयारी का आकलन है वो आपको इससे पता लगेगा। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों बिने। ठीक है, यानी कि बुद्धि लब्धि का जो सर्वप्रथम सफल वैज्ञानिक थे वे कौन थे? तो बिनेट, जिसको अपन बिने के नाम से जानते हैं। वैसे इनका नाम था बिनेट। ठीक है, जिसको अपन बिने के नाम से जानते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर प्रश्न है, लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए लिखित कार्य में दोस्तों संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए। 3 नंबर प्रश्न है, अध्यापक के सामान्य गुण है, यानी कि अध्यापक के सामान्य गुण है वो कौन से हैं? तो दोस्तों देखो, सहनशीलता एवं अध्ययनशीलता, आत्मविश्वासी होना एवं नेतृत्व का गुण। तीसरा है अनुशासन प्रेमी एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृत पद का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? यानी कि कुल स्वीकृत पद का कितना प्रतिशत हो सकता है विद्यालय में रिक्त पद के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 10%। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान है ये किसके लिए उपयोगी है या किस चीज के लिए उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखो, समय सारणी बनाने में, शिक्षण विधि सुधारने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में। तो दोस्तों इन सभी में शिक्षा मनोविज्ञान है वो उपयोगी है। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, कोहलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? कोहलर का जो अधिगम का सिद्धांत है वो निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, खेल विधि के जन्मदाता थे। तो दोस्तों खेल विधि के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी कोल्डवेल कुक। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखो, अपन इसमें जो लेवल 2 का जो मॉडल पेपर है इसमें सर्वप्रथम अपन बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं। इसके दोस्तों आपको सबको पता है कि शुरुआत में जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो इसी पार्ट का आएगा। ठीक है, बाकी जो 30 हैं वो सारे अलग अलग हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आगे देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, वर्तमान युग में सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो वर्तमान युग में सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री है तो वो कौन सी है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यानी कि जिससे अपन सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो है टेलीविजन। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 9 नंबर प्रश्न है, शक्तिवर्धन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो शक्तिवर्धन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो वो हैं दोस्तों लॉर्ड किम्स। कौन है? लॉर्ड किम्स। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, 10 नंबर का प्रश्न है, किशोरावस्था के उपरांत बालक में हड्डियों की संख्या होती है। तो दोस्तों बालक में हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है? तो वो होती है 206। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम व्यक्तित्व के गुणों का विश्लेषण किसने किया?
तो किसने किया? तो ये किया था दोस्तों आलपोर्ट ने। किसने? आलपोर्ट ने। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट होता है। तो दोस्तों व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट होता है तो ये होता है दोस्तों झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, आक्रमणकारी के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? तो श्रव्य सामग्री है वो कौन सी नहीं है? तो वो है दोस्तों ग्लोब। ठीक है, ग्लोब है वो एक श्रव्य सामग्री नहीं है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, परियोजना विधि का मूलाधार है। तो परियोजना विधि का जो मूलाधार है वो क्या है? तो वो है दोस्तों ड्यूबी की विचारधारा। क्या है? ड्यूबी की विचारधारा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 15 नंबर प्रश्न है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र देने वाले मनोवैज्ञानिक थे। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों किसने? तो स्टर्न ने दिया था। किसने? स्टर्न ने। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, देखो जो व्यक्ति असामान्य किंतु प्रासंगिक तथ्यों के अनुसार समन्वय स्थापित करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सामंजस्य कहा जाता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक प्रेरक है। तो दोस्तों प्राकृतिक प्रेरक है वो क्या है? तो वो है काम। क्या है? काम। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किन दो को आप संवेदी स्मृति की श्रेणी में रखेंगे? निम्नांकित में से किन दो को आप संवेदी स्मृति की श्रेणी में रखेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखो, एक तो है प्रतिध्वनिक स्मृति और एक है प्रतिभा संबंधी स्मृति। ये दोनों को आप संवेदी स्मृति की श्रेणी में रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कूट भाषा में अपने को इसका उत्तर देना था। डी नंबर का ऑप्शन है जिसमें 1 तथा 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, स्वाभाविक प्रेरक है। तो दोस्तों स्वाभाविक प्रेरक है वो क्या है? तो ये है दोस्तों अनुकरण। अनुकरण है वो एक स्वाभाविक प्रेरक है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए परीक्षण है। तो 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए जो परीक्षण है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों देखो पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट कहते हैं उसको। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, फ्रायड व जुंग की धारणाएं इस सिद्धांत का आधार है, वह सिद्धांत है। फ्रायड व जुंग की धारणाएं इस सिद्धांत का आधार है, वह सिद्धांत है। तो वह सिद्धांत कौन सा है? तो वो है दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुसमायोजन बालकों का लक्षण नहीं है। कुसमायोजन बालकों का लक्षण नहीं है तो ये दोस्तों प्रसन्न रहना। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, बालकों के कुसमायोजित होने के कारण है। तो बालकों के कुसमायोजित होने के जो कारण हैं वो कौन से हैं? तो वो है दोस्तों आनुवंशिक कारण। ठीक है, कौन सा है? आनुवंशिक कारण। नेक्स्ट है, इसमें देखो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। तो दोस्तों प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जो बाल्यावस्था को कहा जाता है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, प्रायोजना विधि की रूपरेखा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी। यानी कि प्रायोजना विधि की रूपरेखा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी तो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किलपैट्रिक ने की थी। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कुसमायोजित बालक है। तो दोस्तों निम्न में से कुसमायोजित बालक है तो वो कौन सा है? तो देखो यहाँ पे परिवेश के अनुकूल स्वयं को स्थापित करने में असमर्थ। दूसरा है असामाजिक, स्वार्थी व सर्वथा दुखी। तो तीसरा है साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना। तो दोस्तों ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी हैं ये कुसमायोजित बालक के लक्षण हैं। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो
जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का अमूर्त प्रश्नों का तथा मनन द्वार हल करना है वह है। यानी कि जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का तथा मनन द्वार हल करना है वह है, तो वह दोस्तों अमूर्त बुद्धि है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है। देखो, केली महोदय द्वारा बुद्धि का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वह है। केली महोदय द्वारा बुद्धि का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वह है, वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निर्णय देना है, वो मूल्यांकन का अर्थ है। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्र अपराधी कब बन जाता है अथवा किशोरों में द्वंद्व उभरने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है अवसरों की प्रतिकूलता होने पर। अवसरों की प्रतिकूलता होने पर, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अपन भाषा फर्स्ट चूज करेंगे सबसे पहले, और भाषा फर्स्ट है वो हिंदी के आएंगे। और हिंदी के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको पद्यांश दिख रहा है, ठीक है। इस पद्यांश के अपने को उत्तर देने हैं। इसमें अपन 1 से 4 तक क्वेश्चन अपन हल करेंगे इस पद्यांश में, ठीक है। देखो यहाँ पे, नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती पढ़ते पद में जब छाले हैं, जागरूक की जय निश्चित है हार चुके सोने वाले, लेना अनल किरीट भाल पर जो आशिक होने वाले, ठीक है। ये पद्यांश है। अब देखो, पद्यांश का शीर्षक क्या है? जो अपन ने पद्यांश पढ़ा है, इस पद्यांश का जो शीर्षक की अगर सबसे पहले अपन बात करें तो इसका शीर्षक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हौसला, ठीक है। हौसला है इसका शीर्षक। नेक्स्ट है, देखो, धुन के मतवालों की आंखों में क्या नहीं होती? तो क्या नहीं होती? तो दोस्तों वो है नींद नहीं होती। धुन के मतवालों की आंखों में नींद नहीं होती। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तृषा से तात्पर्य है। तृषा से जो तात्पर्य है वो क्या है? तो इसका मतलब तृषा का जो तात्पर्य है वो है दोस्तों भूख। क्या है? भूख। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनल किरीट से क्या तात्पर्य है? तो अनल किरीट से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आग का मुकुट, ठीक है। क्या होता है? आग का मुकुट। देखो, लेना अनल किरीट भाल पर जो आशिक होने वाले, यानी कि आग का मुकुट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनल किरीट का अर्थ होता है ये। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखो, नकल। नकल है वो दोस्तों पुल्लिंग शब्द नहीं है। आपको मैंने पहले बता चुका है कि बेचारा, बेचारा नकल, और एक है दोस्तों बेचारी, ठीक है। इसमें बेचारी तो है स्त्रीलिंग और बेचारा है पुल्लिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो बेचारा आगे लगा के देख लेना कि जैसे देखो, बेचारा रत्न, बेचारा मोती, बेचारा बचपन, ठीक है। अब बेचारी मोती थोड़ी होगा, सेट नहीं हो रहा। बेचारी बचपन भी नहीं होता, बेचारी रत्न भी नहीं होता, बेचारा रत्न होता है। और यहाँ पे बेचारा नकल नहीं होता, ठीक है, बेचारी नकल होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन। आगे देखो, कौन सा शब्द है वो देशज नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों कंचन शब्द है वो देशज नहीं है, ठीक है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों, इसमें देखो, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द अग्रज है, ठीक है। देखो, उम्र में बड़े को अपन ज्येष्ठ कहते हैं, ज्येष्ठ पुत्र जैसे होते हैं, कि जैसे किसी राजा महाराजा का ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र।
यानी कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अपन अग्रज बोलते हैं। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, देखो किस वर्ण के उच्चारण में जी हाँ दांतों को स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तय। तय है। तय के अंदर आप देखो, आप बोल के देखोगे तब जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है। ठीक है, तय। देखो आप बोल के देख लेना। नेक्स्ट है, देखो सही वर्तनी शब्द है, तो सही वर्तनी शब्द है वो कौन सा है? तो जिन्हें, जिन्हें है वो सही वर्तनी शब्द है यहाँ पे। नेक्स्ट है, अशुद्ध शब्द छांटिए, तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द है वो छांटना है। तो यहाँ पे देखो ज्योत्सना, ज्योत्सना है वो यहाँ पे अशुद्ध शब्द है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा, तो दोस्तों महात्मा शब्द का सही विलोम होगा तो यहाँ पे दुरात्मा, दुरात्मा है ये दोस्तों महात्मा शब्द का सही विलोम है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, देखो गोधूम तद्भव है, तो दोस्तों गोधूम तद्भव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गेहूं। ठीक है, यानी कि इसका जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा? गेहूं, गोधूम का। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो हंस का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है? तो मराल। ठीक है, यहाँ पे मराल है ये दोस्तों हंस के पर्यायवाची शब्द हैं। और क्या क्या होंगे हंस के पर्यायवाची? तो परमात्मा, श्वेत योगी, कलकंठ, सरस्वती वाहन, ये सभी हैं, ये हंस के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, देखो उत्कृष्ट का विलोम है, तो उत्कृष्ट का जो विलोम है वो क्या होगा? तो यहाँ पे होगा दोस्तों निकृष्ट। क्या होता है? निकृष्ट। तो सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, शाश्वत शब्द का सही विलोम होगा, तो शाश्वत शब्द का हो जाएगा क्षणिक। क्या हो जाएगा? क्षणिक। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? तो निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? तो फटाफट, फटाफट है वो क्या है? देशज है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? यानी कि निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोयल। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग है वो कौन नहीं है? तो वो है दोस्तों पानी। पानी है वो यहाँ पे बेचारा पानी। ठीक है, ये एक स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, तो स्वर रहित र का प्रयोग है वो किस में हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों पुनः निर्माण में। ठीक है, पुनः निर्माण में इसमें स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, वह वाक्य है। यानी कि इस वाक्य के अंदर एक क्रिया है वो भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। तो क्या है? तो यह है दोस्तों वह आम खाता है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 21 नंबर प्रश्न, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज से संबंध नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज से संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भास्कर। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, प्रेक्षण शब्द बना है, तो ये किससे बना है? ये बना है दोस्तों प्रह प्लस इक्षण से। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अकाल पीड़ित में समास होगा, तो दोस्तों अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? तो सबको पता है कि तत्पुरुष समास होगा दोस्तों अकाल पीड़ित में। ठीक है, इसका विग्रह क्या होगा? अकाल से पीड़ित। और तत्पुरुष में भी कौन सा समास होगा? तो करण तत्पुरुष समास होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें देखो 25 नंबर प्रश्न में अन्वेक्षण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो अनु प्लस एषण। ठीक है, अनु प्लस एषण, इसके अंदर दोस्तों जो डी नंबर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा,
ये दोस्तों इसमें संधि विच्छेद हो गया, बिल्कुल राइट संधि विच्छेद है। ठीक है, और इसमें यण स्वर संधि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मतक्य में कौन सी संधि है? तो मतक्य में कौन सी संधि है? तो इसमें संधि है दोस्तों वृद्धि संधि है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो विरोधार्य का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। तो विरोधार्य का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो वो है दोस्तों वीर प्लस औदार्य, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों चक्रपाणी, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो चमेली के अंदर ई प्रत्यय नहीं है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो 30 नंबर प्रश्न, इसमें देखो उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो दोस्तों उज्ज्वल के अंदर यहाँ पे जो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत प्रत्यय लगा हुआ है इसमें उज्ज्वल के अंदर, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जो ये क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ ये दोस्तों सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन है। ठीक है, अपन भाषा फर्स्ट के अंदर अपन ने हिंदी चूज कर ली थी, भाषा सेकंड के अंदर अपन या तो इंग्लिश चूज करेंगे या संस्कृत चूज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बाकी सब इसके 30-30 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे सामाजिक अध्ययन और गणित व विज्ञान के 60-60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अपन सामाजिक अध्ययन के जो 60 क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। देखो पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये किसमें किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों किसमें? प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतर्गत किया जाता है, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पृथ्वी के खालिस्तान यहाँ पे बताना है कि किसमें। ठीक है, पृथ्वी के में नाइफ पाया जाता है, यानी कि निकल और फेरस पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है क्रोड। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक स्विस नामक विद्वान के अनुसार निफे पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत होती है, इसकी रचना निकेल और लोहे से मिलकर हुई है। इस परत का व्यास है वो 6880 किलोमीटर है। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है, और यह पृथ्वी का क्रोड भाग है। क्या है? क्रोड भाग, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, स्थानीय अमेरिकी द्वारा भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया? स्थानीय अमेरिकी द्वारा भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमेरिडन्स, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिडन्स। ठीक है, आगे देखिए सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो हाइडेस्पीज युद्ध लड़ा गया था किस नदी के किनारे? तो हाइडेस्पीज युद्ध लड़ा गया था ये किस नदी के किनारे? तो ये लड़ा गया व्यास नदी के किनारे, ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज किसके दरबार में था? तो दोस्तों मेगस्थनीज है वो किसके दरबार में था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और यह दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, किसने? मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट है, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था? तो देखो चाणक्य को दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, विष्णुगुप्त भी, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था इनको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? तो वो सबको पता है कि स्थानीय भाषा में इसबगोल को घोड़ा जीरा कहा जाता है, और ये राजस्थान की जो पश्चिमी भाग है जालोर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जोधपुर, इसमें इन जिलों के अंदर इसकी खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा है वो जालोर जिले में पाया जाता है,
ये इसबगोल। नेक्स्ट है, देखो होहोबा क्या है? तो दोस्तों होहोबा है, यानी कि होहोबा क्या है? तो ये एक दोस्तों पौधा है, ठीक है, जिसको पीले सोने के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोस्तों एक इजरायली झाड़ी की खेती है, ठीक है, जो शुष्क प्रदेशों में की जाती है होहोबा की, ठीक है। तो ये एक इजरायली पौधा है होहोबा। आगे देखो 9 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो कृषि को दोस्तों मानसून का जुआ कहा जाता है राजस्थान में, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह है? राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह है, तो वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों बकरियां। बकरियां हैं वो सर्वाधिक हैं, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो वो की जाती है दोस्तों पाबू जी की, ठीक है। और पाबू जी को दोस्तों प्लेग रक्षक का देवता व ऊंटों का देवता के रूप में पूजा की जाती है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मरुस्थल का जहाज कहलाता है? तो दोस्तों मरुस्थल का जहाज है वो ऊंट को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी? यानी कि जो किसान आंदोलन प्रारंभ करने की जो सर्वप्रथम पहल की थी वो दोस्तों किसने पहल की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मेवाड़ ने, ठीक है। और मेवाड़ के अंदर दोस्तों बिजोलिया आता है, और बिजोलिया दोस्तों एक ऐसा किसान आंदोलन था जो 44 वर्षों तक चला था और प्रथम किसान आंदोलन था, तो मेवाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखो होगेनकल जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? तो होगेनकल जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कावेरी नदी के तट पर। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखो टिहरी बांध उत्तर प्रदेश दे रखी है, ठीक है। हीराकुंड उड़ीसा में बिल्कुल सही है। जलद का पश्चिम बंगाल ये भी बिल्कुल सही है। व्यास पंजाब ये भी इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दे रखी है टिहरी बांध उत्तर प्रदेश दे रखा है, तो ये यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है। तो जो टिहरी बांध है वो कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है दोस्तों, भागीरथी नदी पर इसको बनाया गया है। इसकी ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है ऊंचा है ये, तो उत्तर प्रदेश गलत दे रखा है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न देखो, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो सिंह द्वार की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अलवर है वो राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो दोस्तों कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। आगे देखो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? तो जो सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है ये दोस्तों डूंगरपुर जिले में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील है, वहाँ पर दोस्तों ये सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट है, आगे देखो, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुखतः कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाती है? तो कौन से जिलों से जलापूर्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर व नागौर। यानी कि पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से दोस्तों बीकानेर व नागौर जिले की जलापूर्ति की जाती है, जिसको अपन दोस्तों गजनेर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिलों में खसगास उत्पादित होती है? तो खसगास है वो दोस्तों भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में उत्पादित होती है। डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो खस की घास से सुगंधित तेल निकाला जाता है जो शरबत बनाने में और इत्र बनाने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? तो सेवन, धामन, करड़, अंजन ये दोस्तों ये घास है ये जैसलमेर में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 22 नंबर प्रश्न है, देखो राजस्थान में घास के मैदानों या चारागाहों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सबको पता है कि यहाँ क्या कहा जाता है,
तो बीहड़ कहा जाता है, जिसको अपन बीड भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, बीड या ओरण कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये घास के मैदान या चारागाह है। ठीक है, ये शेखावटी में अधिकतर पाए जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की जो स्थापना है वो कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1943 में। ठीक है, 1943 में 21 अक्टूबर 1943 को स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के रूप में जाना जाता था? निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, वो है खुदाई खिदमतकारों को। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है शम्स ए सिराज अफीक यानी कि तरीके फिरोज शाही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया? तो ये दोस्तों कहाँ से लिया गया? ये लिया गया सारनाथ स्तंभ से। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? यानी कि रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों दिगंबर विष्णु पलुस्कर को। दिगंबर विष्णु पलस्कर को जाना जाता है। ठीक है, देखो दांडी मार्च 1930 के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। ठीक है, गांधी जी को बहुत अच्छा लगा और गांधी जी के अनुसार यह गीत उन्हें प्रेरणा प्रदान करता है। इस गीत को संगीत में दिगंबर विष्णु पलस्कर ने बद्ध किया था। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनमें निम्नलिखित का समावेश नहीं किया गया था। तो किसका समावेश है वो नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द्वैध शासन का इसमें समावेश नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, आगे देखो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था उसका नाम था? तो दोस्तों उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 712 के अंदर तो मोहम्मद बिन कासिम आया था दोस्तों। ठीक है, ये जिसने सिंध पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोहम्मद बिन कासिम। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 31 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो ये था दोस्तों किसका? तो ये बलबन का दरबारी कवि था। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बलबन के बाद में वे केकुवाद, जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक शाह है और फिर गयासुद्दीन तुगलक के भी दोस्तों ये दरबारी कवि थे। ठीक है, यानी कि अमीर खुसरो ने 6 सुल्तानों के अंतर्गत सेवा का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था दोस्तों बहलोद लोधी है, वो लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न है, तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? तो सबको पता है दोस्तों तुगलक वंश का जो भारत में संस्थापक है वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 34 नंबर प्रश्न है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी तो वो कौन थी? तो वो थी दोस्तों इसमें रजिया सुल्तान। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की कौन सी प्रथम व अंतिम महिला शासिका थी? तो उनका नाम क्या था? तो उनका जो नाम था दोस्तों वो था कौन सा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो भी दोस्तों रजिया सुल्तान है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी?
तो उज्जैन है वो कौन से जनपद की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, उत्तरी अवंती। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, पटना शहर का पुराना नाम है। तो दोस्तों पटना शहर का जो पुराना नाम है वो क्या है। ठीक है, पटना शहर का जो पुराना नाम है वो क्या है, तो वो है पाटलिपुत्र। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे। तो ये दोस्तों गुप्त वंश से संबंधित थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट है, देखो मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। मगध का कौन सा शासक है बुद्ध का समकालीन था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वो है जो बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण ईसा से 326 वर्ष पूर्व किया था, यानी कि ईसा पूर्व 326 वर्ष पूर्व किया था। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो शरद विशुद्ध मनाया जाता है सितंबर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो दिसंबर 23 को सूर्य के ठीक ऊपर होता है, यानी कि किसके ऊपर होता है 23 दिसंबर को सूर्य। तो देखो जो मकर रेखा के ऊपर 23 दिसंबर को सूर्य ठीक ऊपर रहता है और इस उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में शीत ऋतु होती है। ठीक है, इससे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में शीत ऋतु होती है। तो मकर रेखा इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। 44 नंबर प्रश्न है, स्थल मंडल पद किसका निर्देश करता है। तो स्थल मंडल पद है वो किसका निर्देश करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भूप्रपट्टी की ऊपरी सतह पर। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 45 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है दोस्तों एल्यूमिनियम। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से पुकारते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं, तो किस नाम से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सियाल के नाम से भी पुकारते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है। तो कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें निकल एवं लोहा। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 48 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो पृथ्वी का क्रोड किस रूप में है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो क्रोड है वो किस रूप में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पिघला द्रव्यमान के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। तो ये किसने कहा पहली बार कि पृथ्वी गोल है। तो ये कहा था दोस्तों कोपरनिकस ने। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, IST एवं GMT के बीच समयों का अंतर है वो कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे का इसमें अंतर है। आगे देखो 51 नंबर प्रश्न है, यदि 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर शाम 4 बजे है और 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो दोस्तों सीधा सा सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। इसमें समय है वो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या बता रखा है कि 4 बजे हैं। 4 में दोस्तों आपको देखो पश्चिमी 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर तथा 150 डिग्री पूर्वी देशांतर से कुल जो 300 डिग्री का जो पूर्व की ओर है वो अंतर हो जाएगा और इस समय 20 घंटे बाद का होगा, यानी कि 4 बजे से साय 20 घंटे अगले दिन यानी कि 12 बजे दोपहर तक का समय होगा इसमें। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 2 शहर ए और बी के अक्षांश और देशांतर निम्नवत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए और बी दे रखा है, अक्षांश 12 डिग्री इसमें दे रखा है और इसमें 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दे रखा है। ठीक है, बी में भी ऐसे ही दे रखा है।
तो देखो जब शहर ए में 800 घंटे यूटीसी का समय है तो नगर बी में समय क्या होगा? तो इसमें समय होगा दोस्तों वो है 200 घंटे, ठीक है, यानी कि 200 घंटे का समय होगा इसमें। तो ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 200 घंटे का मतलब ये हो गया कि 6 घंटे पीछे है, ठीक है। तो 800 में से ये 600 अपन घटा देंगे तो दोस्तों इसमें 2 घंटे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 200 यहाँ पे ऐसे ही लिख रखा है। नेक्स्ट है, यदि एक स्थान पर 23 सितंबर को सूर्य दिगंश कोटि के साथ 35 डिग्री का कोण बनाता हो तो उक्त स्थल का अक्षांश क्या है? तो उक्त स्थल का जो अक्षांश है वो दोस्तों क्या है? तो वो है 55 डिग्री उत्तर। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न है, देशांतरीय यामोत्तर है। तो दोस्तों देशांतरीय यामोत्तर है वो क्या है? तो वो है इसमें देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो कौन सा है इसका राइट आंसर? वो है मुख्य यामोत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 55 नंबर प्रश्न है, मानचित्र में रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाते हैं। मानचित्र में रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसोबार्स। तो सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है वो लगभग कितना है? तो वो है दोस्तों इसमें 12,756 किलोमीटर। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी में वायुमंडल को हटा दिया जाए तो, यदि पृथ्वी में वायुमंडल को हटा दिया जाए तो दोनों अपरिवर्तित रहेगा। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न है, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी कहलाती है। तो छोटी पट्टी है वो भूमि की क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है भूसंधि। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? तो 78.63% है नाइट्रोजन वायुमंडल में। आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है? तो बिहार से होकर दोस्तों कौन सी नदी नहीं गुजरती? तो देखो जो कोसी, बागमती और सोन नदी है ये बिहार से गुजरती है, और यमुना नदी है ये बिहार से होकर नहीं गुजरती है, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।